नमस्कार दोस्तों, वेदामृत आयुर्वेद में आप सबका स्वागत है। आज जो हम लोग डिजीज़ लेने वाले हैं उसका नाम है ओटाइटिस मीडिया। मुख्यतः यह दो तरीके का होता है। एक होता है एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, जिसको शॉर्ट में AOM बोलते हैं, और दूसरा होता है क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, जिसको शॉर्ट में CSOM बोलते हैं। इनका हम अलग अलग वर्णन बाद में करेंगे दूसरे किसी वीडियो में, बट एक पूरा कंप्लीट ओटाइटिस मीडिया होता क्या है, इसे कैसे बचा जा सकता है, इसके कारण और आयुर्वेदिक उसकी कुछ होम रेमेडी वो मैं आपको बताऊंगा, जिसे आप घर पर कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जान लें कि ओटाइटिस मीडिया होता क्या है। तो ओटाइटिस यानी ईयर। तो ओटाइटिस मीडिया में ये नॉर्मली हमारे कान के अलग अलग 3 भाग में बांटा जाता है। पहला भाग एक्सटर्नल ईयर, दूसरा मिडिल ईयर और तीसरा इंटरनल ईयर बोलते हैं। तो ये मुख्यतः मिडिल ईयर के इन्फेक्शन को बोलते हैं ओटाइटिस मीडिया। इसमें होता है कि किसी भी कारण, बैक्टीरिया के कारण या किसी फंगल इन्फेक्शन के कारण या किसी वायरल इन्फेक्शन के कारण, कान की जो मिडिल ईयर है उसके अंदर इन्फेक्शन होता है, और वो इन्फेक्शन के कारण उसके अंदर कुछ फ्लूइड डिस्चार्ज होते हैं, और वो फ्लूइड अपने मिडिल ईयर में एक्युमुलेशन होते रहते हैं। होते होते जब वो ज़्यादा एक्युमुलेट होते हैं तो हमारे कान के पर्दे, यानी जिसको हम ईयर ड्रम या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं, उस पर एक दबाव होता है, प्रेशर पड़ता है। और जब वो प्रेशर पड़ता है तो हमारे कानों में दर्द होता है। तो जिनको भी ये होता है उनको कान में काफ़ी दर्द होता है, और उसके बाद वो टिम्पैनिक जो मेम्ब्रेन है, जो ईयर ड्रम है, उसमें एक परफोरेशन होता है, यानी छोटे से छेद होते हैं, क्योंकि उस फ्लूइड को निकलने के लिए जगह चाहिए होता है। तो फिर वो जो फ्लूइड है वो ईयर ड्रम को परफोरेट करके बाहर आ जाता है, और हमारा जो कैनाल है उसमें वो बाहर की तरफ आकर के निकलता रहता है। तो ओटाइटिस मीडिया में ये सबसे जो एक मुख्य और सामान्य लक्षण है वो है कि डिस्चार्ज फ्रॉम ईयर, यानी कान में कुछ बहता रहता है। आपकी कान जो है वो हमेशा लगेगा कि कुछ इसमें गीलापन है। उसके बाद जब वो डिस्चार्ज होता है, फर्स्ट डिस्चार्ज होता है, तो उसके अंदर कई बार बहुत ज़्यादा दुर्गंध आती है। तो दूसरा, कान में जो होता है, इसके जो लक्षण हैं वो कान में दर्द होता है। तो ये दर्द काफ़ी होता है। जब ये डिस्चार्ज हो जाता है तो थोड़ा सा उसमें रिलीफ मिलता है, क्योंकि कान के अंदर जो प्रेशर है वो थोड़ा सा कम होता है। दूसरा, इसमें हियरिंग लॉस, यानी कि सुनने में थोड़ी सी जो तकलीफ़ है वो बढ़ने लगती है, हियरिंग लॉस होने लगता है। उसके अलावा कुछ में जब ये ज़्यादा बढ़ जाता है तो फीवर के भी सिम्टम्स, बुखार भी आने लगते हैं, तो बुखार भी देखने को मिलता है। उसके बाद कुछ पेशेंट में हमने देखा है जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उनके अंदर बैलेंस की भी प्रॉब्लम होने लगती है, यानी उनको चलने में दिक्कत होने लगती है। सिर में हैवीनेस होने लगता है, भारीपन लगता है। चूँकि हमारा मूवमेंट डायनेमिक और स्टैटिक, यानी हमारा जो बैलेंसिंग ऑर्गन है वो ईयर है, तो फिर वहाँ एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो हमें फिर इसके बाद चलने में भी दिक्कत होने लगती है जब ये ज़्यादा एक सीवियर हो जाता है इसके फॉर्म। तो ये जो ओटाइटिस मीडिया है, इसको हम अगर शुरू में ही इसको हम प्रिवेंट कर लें, क्योंकि ये जब होता है, ये जब बढ़ता है तो बार बार देखेंगे हम, बच्चों में ये बहुत खास होता है। 3 साल 4 साल तक के बच्चों को ये बहुत ही कॉमन पाया जाता है। उसको कान बहना बोलते हैं, यानी उसके कान बह रहे हैं या कुछ डिस्चार्ज आ रहा है। तो इसमें जब कफ एंड कोल्ड ज़्यादा होता है, बच्चों को बार बार क्या होता है कि इसमें हम ट्रीटमेंट करते हैं, और उसके बाद अगर कफ एंड कोल्ड होता है तो फिर से वो इन्फेक्शन परसिस्ट करता है, फिर से हो जाता है इन्फेक्शन, और उसके बाद जो होता है
वो फिर से ईयर डिस्चार्ज होने लगता है। तो हमें कफ एंड कोल्ड से सबसे पहला है कि उसको बचाना है। यानी जब हम बाथ लें, नहाएं, तो कान में ऐसे पेशेंट को कुछ कॉटन वगैरह रख लेना चाहिए ताकि वाटर न जाए। कान को कभी भी इसमें जो है कुछ भी ईयरबड या कुछ भी नहीं डालना चाहिए, ना कुछ निकालने की उससे वैक्स वगैरह कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि इन्फेक्शन हमारा बाहर का अंदर जाता है और ये फिर तकलीफ़ होने लगती है। अगर हम इसको समय पर ठीक नहीं कर पाए तो इसमें फिर कुछ हमें कॉम्प्लिकेशन भी बाद में देखने को मिलते हैं, जैसे परमानेंट हियरिंग लॉस हो सकता है। दूसरा होता है मेनिंजाइटिस की समस्या जो होती है वो भी हो जाती है, क्योंकि इन्फेक्शन फिर फर्दर जाता है और उसको फिर मेनिंजाइटिस की समस्या हो सकती है, या एब्सेस हो जाता है। और उसके बाद मेस्टोइडाइटिस एक होता है, मेस्टोइड बोन है, उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये उसके कॉम्प्लिकेशन है। इसलिए हमें उसको समय रहते ही ठीक करना चाहिए और उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। आयुर्वेद में जैसे मैंने बोला कि कफ के कारण, कफ अगर जब होता है तो ये प्रॉब्लम जो होती है वो एग्रीवेट हो जाती है। तो उसके लिए सबसे सिंपल मार्केट में मिल जाता है, आपको शीतोप्लादी चूर्ण मिल जाएगा। तो जब भी ये प्रॉब्लम हो तो आप ये शीतोप्लादी चूर्ण जो है उसको ले करके शहद में मिला करके 5 ग्राम के करीब, और 5 ग्राम शहद मिला करके उसको चाटने के लिए काफ़ी अच्छा काम करता है। गंधक रसायन इस जो व्याधि में बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन गंधक रसायन हमेशा एक डॉक्टर की सलाह पर ही लेना चाहिए, क्योंकि वो मात्रा डिसाइड करते हैं और उसके हिसाब से इसको ले तो बहुत अच्छा काम करता है और ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। सुंठ की बच्चों में लगभग 1.5 ग्राम से 2 ग्राम की मात्रा और बड़ों में 3 ग्राम तक की मात्रा को अगर शहद में मिला के दिया जाए तो ये काफ़ी इस बीमारी में फ़ायदेमंद होता है। त्रिफला गुग्गुल इसमें दिया जाता है, बट ये भी डॉक्टर की सलाह से ही लें तो ज़्यादा अच्छा है, बट इससे काफ़ी फ़ायदा मिलता है। त्रिफला गुग्गुल अगर आप एक गोली सुबह और एक गोली शाम को लें तो काफ़ी फ़ायदा मिलता है। स्टीम इनहेलेशन, भाप का लेना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें भाप जो है वो सादे पानी का, उसके अंदर अगर 10 तुलसी के पत्ते डाल दें और फिर उसका अगर स्टीम लें तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, ये करना चाहिए। उसके बाद अमृता गिलोय जो होती है वो काफ़ी इसमें फ़ायदेमंद होती है। तो गिलोय का जो होता है वो टैबलेट आती है, तो गिलोय की जो घनवटी है वो 1 गोली सुबह और 1 गोली शाम को अगर आप लेते हैं तो इसमें काफ़ी लाभ मिलता है। उसके अलावा त्रिफला भी जो होता है उसकी जो पाउडर है 1-1 चम्मच सुबह शाम लें तो उससे काफ़ी फ़ायदा होता है। त्रिकटु जो है वो भी 3 ग्राम 2 से 3 ग्राम की मात्रा में अगर शहद या गाय के घी में मिला करके उसको चाटा जाए तो इस बीमारी में काफ़ी फ़ायदा मिलता है। उसके अलावा मुख्यतः कर्णधूपन इसमें बहुत फ़ायदा करता है। तो कर्णधूपन के लिए क्या करना है कि आपको जो है वो थोड़ा सा पीली सरसों मिल जाती है वो ले लें। विडंग मार्केट में मिलती है तो विडंग का पाउडर ले लें। तो लगभग 1 चम्मच पीली सरसों, थोड़ा विडंग का पाउडर, थोड़ा सा उसमें गाय का घी डाल दें, थोड़ा अजवाइन ले लें, आधा चम्मच अजवाइन ले लें और आधा चम्मच हल्दी का पाउडर ये ले लें। और उसके अलावा मार्केट से गुग्गुल भी मिलता है, वो भी आधा चम्मच गुग्गुल अगर उसमें मिला लें और मिला करके इनको मिक्स कर लें और मिक्स करके तवे के ऊपर इनको डालें तो उससे जो धुआं निकलेगा वो आपके कान में जाना है। कान में उसको डालें तो किसी कपड़े से ढक करके वो जो तवे के ऊपर ऐसे लगा लें और फिर जो उसे धुआं निकले वो जा करके वो काफ़ी, एक तो ईयर को ड्राई करता है, दूसरा एक डिसइंफेक्टेंट का भी काम करता है। तो इसे काफ़ी लाभ मिलता है। जब ये समस्या जब ईयर ड्राई हो जाए तो उसके बाद आप कान में, मार्केट में बिलवादी तेल मिलता है, वो बिलवादी तेल जो है वो 2-2 बूंद दोनों कानों में एक बार डालना चाहिए। लेकिन सावधानी ये बरतनी है कि उस समय हमारे ईयर से डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए, यानी ड्राई के कंडीशन में ये हमें यूज करना है। दूसरा, नश्य
अणु तेल का नश्य जरूर करें। नाक में 2-2 बूंद अणु तेल सुबह शाम डालें और 5 मिनट लेटे रहें, तो इससे काफ़ी लाभ मिलता है। तो ये जो हमारा ओटाइटिस मीडिया है जिससे कान से डिस्चार्ज आते हैं, तो इसको ठीक किया जा सकता है और आयुर्वेद की सहायता से काफ़ी हद तक इसे बचा जा सकता है। मैंने कुछ दवाओं के नाम बताए जिसका कोशिश करें आप कि एक बार डॉक्टर की सलाह उसमें ज़रूर लें, तो इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट होते हैं।